बच्चों, अब हम पथिक कविता का 5वां स्टेंजा समझते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, तम अर्थात अंधकार, अर्धनिशा अर्थात काली रात। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब आधी रात में घनघोर अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात चारों ओर गहरा अंधकार छाया रहता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तब वही अंधकार अपनी आकाश रूपी छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। ऐसी स्थिति में संसार को प्रकाशित करने हेतु ऊर्जा का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख के साथ धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदित होने लगता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और किनारे खड़ा होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के मधुर गीत गुनगुनाने लगता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इस सूर्योदय के दृश्य को देखकर सूर्य की प्रथम किरणों से मोहित होकर चंद्रमा भी प्रसन्न है और हंसता हुआ सा प्रतीत होता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। सूर्योदय के इस दृश्य को देखकर वृक्ष भी उल्लासित होकर विभिन्न प्रकार के पत्तों और पुष्पों से स्वयं को सजाकर झूमने लगते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। सूर्योदय से प्रसन्न होकर पक्षी भी चहकते हुए इधर उधर उड़ने लगते हैं और वे बहुत प्रसन्न हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और पुष्प भी सूर्य की प्रथम रश्मि के आगमन से प्रसन्न होकर खुशी से अपनी खुशबू को बिखेरने लगते हैं। अर्थात सूर्योदय के स्वागत अभिनंदन में प्रकृति के सभी उपादान सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जीवन में उल्लास भर देते हैं। वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन अर्थात जंगल, उपवन बगीचा, गिरि पर्वत, सानु समतल भूमि, कुंज लताओं का समूह, मेघ अर्थात बादल। आत्म प्रलय मतलब आत्मा में होने वाला उतार चढ़ाव, प्रलय आंतरिक भावों का वेग से बाहर आना या स्वयं को भूल जाना। आगे के शब्दार्थ और कठिन शब्दों के तृण तिनका, तरु वृक्ष, पेड़, गिरि पर्वत, नभ माने आकाश, जलद माने बादल और विश्व विमोहनहारी अर्थात संसार को मुग्ध करने वाले। वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। यहाँ पर कवि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जब जंगल, बगीचों, पर्वत, समतल भूमि, लताओं पर बादल बरसने लगते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। तब पथिक स्वयं को भूल जाता है। आत्म प्रलय होने से उसके आंतरिक भाव तीव्रता से बाहर आने लगते हैं और वह भाव विहल हो जाता है। नयन नीर झड़ते हैं और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। फणो लहर तट तृण तरु गिरि नभ,
किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। ऐसे में पथिक अपनी सहचरी और समस्त जगत से कहता है कि प्रत्येक लहर, किनारे, तिनके, वृक्ष, पर्वत, आकाश, किरण और बादल पर प्रकृति के द्वारा लिखित और रचित इस प्यारी सी कहानी को, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, इस प्यारी सी कहानी को तुम भी पढ़ो और आनंदित हो, क्योंकि इसमें संसार को सम्मोहित करने की क्षमता है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनू विश्व की वाणी। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। अतिशय मतलब अत्यधिक। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कवि के अनुसार सूरज और सागर की यह प्रेम कहानी अत्यंत मधुर, मनोरम और उज्जवल प्रतीत हो रही है। जी में है अक्षर बन इसके, बनू विश्व की वाणी। और इसे देखकर पथिक ऐसी इच्छा व्यक्त करता है कि वह इस अद्भुत प्रेम कहानी के अक्षर बनकर सारे संसार में इसे गाता फिरे, अर्थात संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाए। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यहाँ सदैव चिरस्थायी पवित्रता है, आनंद है, चारों ओर सदैव सुखदायिनी शांति फैली हुई है। प्रकृति सौंदर्य रूपी प्रेम का यह साम्राज्य अत्यंत सुंदर है। वह प्रेम का यह साम्राज्य सुंदर और अत्यंत मनोरम है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। मानवीकरण है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। इस कविता में शांत रस प्रयुक्त हुआ है। गगन गंगा, गीत गाता, वृक्ष विविध, पत्तों पुष्पों, नयन नीर, तट तृण तरु, पर प्यारी, विश्व विमोहनहारी, मधुर मनोहर, बनू विश्व की वाणी में अनुप्रास अलंकार है और समस्त कविता में प्रसाद गुण है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पथिक का मन, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने कल्पना की है कि समुद्र के तट पर दिखने वाला आधा सूर्य मानो लक्ष्मी जी के मंदिर का उज्जवल कंगूरा है। समुद्र पर फैली लाली मानो लक्ष्मी जी का मंदिर है। सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए बनाई गई सोने की सड़क है, आदि बिंबों का प्रयोग किया है। और इसके आगे के क्वेश्चन व्याख्या संबंधी ही हैं, जो कि हो गई है।